नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का ये हमारा 5वां वीडियो लेक्चर है और आज के क्लास में हम संस्थागत वित्त एवं नियोजन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अभी जो समय है वो थोड़ा ठीक नहीं है। कोरोना का समय है, आप सबको घर में रहना है, अपना ख्याल रखना है और अपनों का ख्याल रखना है। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी जुड़े हुए हैं। तो डेली कोरोना का खबर सुन सुन के और आसपास का जो सिचुएशन है वो देख के थोड़ा सा निगेटिव हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों से निकलना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। लेकिन क्या है, आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है, हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। मानता हूँ ये समय थोड़ा सा दिक्कत भरा है, लेकिन उम्मीद हमेशा जगाए रखिएगा। ये समय एक ना एक दिन निकल जाएगा। तो आप बिल्कुल होप रखिए और अच्छा काम ही करिए और ऐसे चीज़ें करिए जिन पे आपका मन लगे। थोड़ा सा अच्छा लगता है तो गाने सुनिए, भजन सुनिए और पॉजिटिव रहिए। ये जो समय है सबके लिए ख़राब है, लेकिन हम एकदम निगेटिव सोच के भी, कुछ ना करके भी कुछ नहीं कर सकते। वो आपको अलग डायरेक्शन में लेके चले जाएगा, इसलिए आप पॉजिटिव रहिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको घर बैठे सब कुछ पढ़ने को मिले और सारे सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू कवर करते जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, जहाँ पे कोरोना काल में भी आपको घर बैठे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो अलग से अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का, काफ़ी लोगों ने ये पूछा था कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो ये जो पीडीएफ है आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में वीडियो और पीडीएफ का कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब कंप्लीट 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसका सबका कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके अजय साहू ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन सर्च करना है। वहाँ पे सीजी इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पैकेज के नाम से 199 रुपये का कोर्स दिखेगा, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये 199 रुपये में 20% आपको एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। अब भी क्या है, 13 से लेकर 20 अप्रैल तक सारे कोर्स में डिस्काउंट चल रहा है। चैत्र नवरात्रि ऑफर चल रहा है, तो सारे कोर्स में एप्लीकेशन के आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जो भी प्राइस दिख रहा है उससे 20% और कम हो जाएगा अगर आप कोर्स परचेस करने से पहले नवरात्रि 20 ये कूपन कोड यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कोई भी जानकारी इसके अलावा लेना हो, कोई बातें समझ नहीं आ रहा हो, तो 9399958991 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ये टेलीग्राम नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे आज का क्लास। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप मंडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट पैकेज और टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है और एप्लीकेशन में आप घर बैठे वो चीज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है संस्थागत वित्त एवं नियोजन। तो हमेशा की तरह हम प्रमुख बिंदु पर चर्चा करेंगे कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या क्या है और किन किन चीज़ों को आपको पहले ध्यान में रखना है। तो पहले हम बैंकिंग गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। जो स्टेट की हमारी बैंकिंग गतिविधियाँ हैं, राज्य की जो बैंकिंग गतिविधियाँ हैं, उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि आप याद रखेंगे कि बैंकिंग गतिविधियाँ वृद्धि हो रही है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जीएसडीपी स्थिर भाव की हम बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग क्षेत्र का जो योगदान है वो 8,39,859 रुपये अनुमानित है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट होगा हमेशा की तरह मैं आपको बार बार बोलूँगा कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो राज्य की जो बैंकिंग स्थिति है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। सितंबर 2020 की स्थिति के हिसाब से हम बात करें, मतलब हाल ही में जो इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ है उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। तो बैंकों की संख्या 47 है। लेक्चर 1 में मैंने आपको ये भी बताया था कि इस बार आर्थिक समीक्षा एक स्थिति का जो टॉपिक लेक्चर 1 में पढ़ाया था उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं था कि बैंकों की संख्या कितनी है, लेकिन मैंने जब पिछले साल का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाया था तो मुझे याद था 47, तो उस समय भी बता दिया था कि 47 के आसपास ही होगा। लेकिन ये जो चैप्टर जब मैं पढ़ा संस्थागत वित्त एवं नियोजन, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि 47 ही है। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में राज्य में कुल बैंकों की संख्या कितना है, 47। कितना है, 47। शाखाओं की संख्या, तो ये तो बैंक की संख्या हो गई, लेकिन ऐसे बैंकों की टोटल शाखाएं, तो टोटल शाखाओं की संख्या 3162 है ना। तो 1 2 3 और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6।
तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा 3162 है ना, 3162। एटीएम की संख्या 3390, 33 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9, तो 3390 एटीएम की कुल संख्या। एक बार रिविजन करा देता हूँ, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। बैंकों की संख्या 47, शाखाओं की संख्या 3162, एटीएम की संख्या 3390, कुल जमा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुल जमा इतना है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण आवंटन में प्राथमिकता क्षेत्र से ऋण संबंधित क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो जैसा कि हमेशा की तरह प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण मतलब जो लोन है वो दिया जाता है। तो इस बार क्या हुआ, इसमें वृद्धि कितना हुआ, 7.44% की वृद्धि दर्ज की गई है। महिलाओं की आवंटित ऋण में 12.37% की वृद्धि हुई है। कुल प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, 1333, ये याद रखेंगे। आगे इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा कि ये 133 के अलावा भी आपको क्या याद रखना है, ठीक है। अभी के लिए आप याद रखेंगे कुल प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या जो है 1333, 1333। तो इतने में से मतलब 1333 सहकारी कृषि समितियों में से 475 लैम्प्स एवं 858 पैक्स हैं। माँ माया शक्कर कारखाना केरता सूरजपुर के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे और शक्कर कारखाना के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ लेते हैं। तो माँ माया शक्कर कारखाना ये कहाँ पे है, सूरजपुर केरता। यहाँ 6 मेगावाट पावर प्लांट स्थापना हेतु 2 करोड़ 2 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। तो यहाँ पे 6 मेगावाट ये याद रखेंगे, है ना, क्षमता 6 मेगावाट पावर प्लांट स्थापना हेतु 2 करोड़ 2 लाख। ये रकम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो क्षमता है 6 मेगावाट पावर प्लांट ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे है, माँ माया शक्कर कारखाना केरता, ये सूरजपुर में है। तो आगे मैं और कंपेयर करके मैप से बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना क्षमता और कौन कौन सा पावर प्लांट लगने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा निरंतर बढ़ रहा है, जो कि तालिका में दर्शाया गया है। तो ये जो है ये इस साल वाला यहाँ पे आप देखेंगे तो वृद्धि यहाँ पे दिखा हुआ है 3.4048% और हिस्सा जो है 3.72% है ना। हिस्सा मतलब जीएसडीपी में हिस्सा, बैंकिंग क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी स्थिर भाव पर 3.72 है, और जबकि वृद्धि जो है वो 4.48 है। पिछले साल से वृद्धि हम कंपेयर करते हैं, और हिस्सा मतलब ओवरऑल कितना हिस्सा है जीएसडीपी में, तो ये चीज़ हो गया। और भागीदारी में ये जो रकम है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, ज़्यादातर परसेंटेज पूछा जाता है। साख जमा गतिविधियों, तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने बैंकों की संख्या आपको बताया, ये चीज़ आप याद रखेंगे। शाखाओं की संख्या, ये चीज़ आप याद रखेंगे। एटीएम की संख्या, ये चीज़ आप याद रखेंगे। कुल जमा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, तो बस ये ऊपर वाला जो 2-3 है ना, बस ये याद रखेंगे आप, क्योंकि सबको याद रखना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, और ये जनरली पूछा भी नहीं जाता, ये सब जो है डेटा पूछा भी नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा योजनाओं के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहला योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका शुरुआत कब हुआ, 28 अगस्त 2014, ठीक है। 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत हुआ। इसका उद्देश्य हर घर बैंकिंग सेवाओं के लिए, ठीक है, सारे घर में बैंकिंग सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, मतलब सारे घर, जितने भी घर हैं देश में, हर घर में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराया जाए, ये था योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना। लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक रुपे डेबिट कार्ड होने पर दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। देखिए, डेबिट कार्ड बहुत तरह का होता है। ये जो रुपे डेबिट कार्ड है ये अपना इंडियन डेबिट कार्ड है, जैसे आपने वीज़ा सुना होगा, मास्टर कार्ड सुना होगा, ये डेबिट कार्ड के अलग अलग वेराइटी है जो कि यहाँ के नहीं है, लेकिन जो रुपे डेबिट कार्ड है वो इंडिया का है। 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर उन लोगों को मिलेगा जो 5/8/2014 से 26/1/2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोले हैं। ऐसे लोग जो लाइफ में इस दौरान के बीच पहली बार जीवन खाता भी ये खाता खोले हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना खोले हैं, उनको 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। और ओवरऑल सभी लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक रुपे डेबिट कार्ड होने पर दुर्घटना बीमा कवर भी मिलेगा। तो ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना जो 28 अगस्त 2014 में लागू हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रगति से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये जो लेटेस्ट डेटा देखें 2018
इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। आधार लिंक खातों का प्रतिशत यहाँ पे दिखा है कि 76% है। ये सब डेटा नहीं पूछा जाएगा, इसको हम स्किप कर देते हैं। अगला है रुपे कार्ड। रुपे कार्ड के बारे में आपको याद रखना है कि इसका आरंभ कब किया गया। 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका आरंभ किया गया। ये नई भुगतान योजना है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके द्वारा ये लाया गया, सभी बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रदान करता है। रुपे कार्ड नॉर्मल डेबिट कार्ड जिसको हम ATM कार्ड कहते हैं, यही चीज़ है। इसमें रुपए लिखा होता है, आप उसके बाद आपका 16 अंक का कोड रहेगा, नाम रहेगा और नॉर्मल ATM कार्ड रहेगा जिससे आप पैसा निकालते हैं। रुपे कार्ड ऐसा है कि ये इंडियन कार्ड है, भारत का अपना खुद का कार्ड है। यह बैंकों को कम और सस्ती लागत पर कार्ड भुगतान की सुविधा देता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कार्ड पर निर्भरता कम होती है। जैसे हम वीज़ा, मास्टर कार्ड यूज़ करते हैं, ये इंटरनेशनल कार्ड है, लेकिन रुपए कार्ड यूज़ करने से इनसे डिपेंडेंसी हट जाती है। हम भारत पे ही निर्भर है। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। रुपे कार्ड का विवरण लाख संख्या जो है वो लाख में है। तो यहाँ पे हितग्राहियों को जारी किए गए रुपे कार्ड 103.16 प्रधानमंत्री जन धन योजना के कुल हितग्राही। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मुद्रा योजना। तो मुद्रा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है ना। तो ये आपको याद रखना है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका आरंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ। इसके तहत छोटे उद्यमों एवं दुकानदारों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, छोटे मोटे जो कारोबारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनको लोन दिया जाता है मुद्रा योजना के तहत। लेकिन ये जो लोन है वो 3 चरण में दिया जाता है। अब ज़्यादातर क्वेश्चन इन तीनों चरण के अमाउंट के बारे में पूछा जाता है कि बताइए कि शिशु ऋण योजना के तहत कितना ऋण का प्रावधान है, या किशोर ऋण के तहत कितना प्रावधान है, या तरुण ऋण के तहत कितना प्रावधान है, ये पूछा जाता है ना। तो याद रखेंगे 50,000 से शुरू होकर 10 लाख तक। ठीक है, 3 चरण में आप याद रखेंगे। तो पहला मैक्सिमम 50,000 तक ऋण मिलेगा शिशु ऋण योजना के तहत। उसके बाद 50 जैसे आप याद रखेंगे और लास्ट में याद रखेंगे 10 लाख। तो क्या याद रखेंगे, 50 से 5 लाख और 5 लाख से 10 लाख और यहाँ पे याद रखेंगे 50 लाख तक। ठीक है, तो आपको याद रखना है 50 से लेके यहाँ पे 10 लाख तक मैक्सिमम जाएगा। शिशु ऋण योजना में 50,000 तक के ऋण का प्रावधान है। किशोर ऋण योजना में 50,000 से लेकर आप 5 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। और तरुण ऋण योजना के तहत 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। तो ये मुद्रा योजना के तहत ये जो 3 नाम है, शिशु, किशोर और तरुण, और तीनों का अमाउंट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, 2020-21 के तहत जो लक्ष्य है, कुल जमा राशि, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये भी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं के बारे में हम देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से भारत सरकार द्वारा 3 महत्वपूर्ण योजनाओं, इसमें है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। 3 योजना को मई 2015 में लागू किया गया। तो अब तक कितना इसका संख्या है ये दिया हुआ है, आप एक नज़र पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का ये संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है 16,06,358। उसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब कितना बना है ये सब लिखा हुआ है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है ये सब याद रखना। बस ये याद रखेंगे कि 2015 में ये 3 योजना आया। अब आगे इन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में क्या याद रखना है, भारत सरकार की योजना है। 18 से लेकर 50 वर्ष के किसी भी व्यक्ति द्वारा इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। न्यूनतम वार्षिक किस्त 330 रुपये देने हैं। और इससे आपको क्या प्रीमियम मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता प्राप्त होगी। 18 से 50 वर्ष तक का कोई भी इसको ले सकता है। और इसमें न्यूनतम वार्षिक मिनिमम जो है 330 रुपये प्रति माह पटाना होगा, वार्षिक किस्त आदि प्रति वर्ष पटाना होगा, जिसमें मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त होती है। तो ये था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
1 वर्ष की नवीनीकरणीय योजना है जो दुर्घटना से हुई मृत्यु एवं सह विकलांगता के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है ये, एक नवीकरणीय योजना है। इसमें क्या होता है, दुर्घटना से अगर मृत्यु हो गया या स्थायी विकलांगता हो गया तो इसमें भी पैसा मिलता है। 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर, मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक या स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपए प्राप्त होगा। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा योजना में ये याद रख लेना कि कितना पैसा मिलता है। अगला है सुकन्या समृद्धि खाता। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है। 22 जनवरी 2015 को ये योजना आया था। योजना में निवेश करने पर 9.2% वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होता है। जो भी आप पैसा डालेंगे तो 9.2% वार्षिक दर से, मतलब पर ईयर इतना रेट से वो बढ़ेगा। ब्याज दर परिवर्तित किया जा सकता है, ये जो रेट है वो परिवर्तित हो सकता है एवं प्रतिवर्ष संयोजित होता है। हर साल ये बदलता रहता है, जैसा कि सारे बैंक में होता है, या कोई भी आप एफडी कराओगे, कोई भी आप अलग टाइप का प्लान लोगे, लोन लोगे तो हर जगह जो इंटरेस्ट रेट है वो बदलता रहता है। ठीक है, फिर अगला है अटल पेंशन योजना। यह योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रति माह कम अंशदान पर पेंशन का लाभ देने हेतु प्रस्तावित है। वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए 1000 से 5000 व्यय कर इस योजना को चुन सकते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये याद रखना कि निजी क्षेत्र में कार्यरत जो होते हैं वो पेंशन का लाभ ले सकें, इसके लिए 1000 से 5000 व्यय कर इस योजना को चुन सकते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति पेंशन एवं संचित राशि का दावा कर सकता है। जिस हिसाब से वो जमा किए रहेगा उस हिसाब से जो भी पेंशन बनेगा उसका दावा कर सकता है। किंतु यह योजना केवल निम्न आय वर्ग हेतु समूह के लिए है और जो करदाताओं की श्रेणी में नहीं आते, जो इनकम टैक्स पेयर की श्रेणी में नहीं आते, उनके लिए है। यह योजना समाज के लोगों जैसे सुरक्षा गार्ड, वाहक, चालक, घरेलू कार्य करने में सहायता देने वाले के लिए लागू किए गए। मतलब जो निम्न वर्ग के आय वाले लोग होते हैं उनके लिए ये योजना है। इसके बाद कुछ और योजना है जिसको हम, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है देख लेते थोड़ा सा। अगला है पेंशन योजना। यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जो पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित किया जाता है, जिसे सेवानिवृत्ति के पश्चात की आवश्यकताओं के उद्देश्य से लागू किया गया। इस योजना का धारा 80 CCD के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक जैसा US 86 में प्रावधानित है। इसमें ये टैक्स से रिलेटेड है। ये जो भी होता है 80 CCD, US 80C, जब आप इनकम टैक्स या ITR भरोगे उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ रहता है, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन योजना के तहत ये है कि आपको 1.5 लाख तक का छूट मिल जाएगा कर से, है ना। और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बस ये याद रख लेना कि पेंशन योजना जो है उसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक का कर में छूट प्राप्त होता है ना। उसके बाद अगला है मार्कफेड को सहायता। नाबार्ड द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2019-20 के दौरान धान की अधिप्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ मार्कफेड को 6,450 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया है। खरीफ विपणन मौसम 2020-21 धान की अधिप्राप्ति के लिए 5,000 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। मार्कफेड क्या चीज़ है, धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ में मार्कफेड के द्वारा ही होता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। फिर अगला है दीर्घकालीन सिंचाई निधि LTIF के तहत छत्तीसगढ़ में 3 परियोजना। अब ये 3 परियोजना का नाम आप याद रखेंगे। दीर्घकालीन सिंचाई निधि के तहत बस ये 3 नाम याद रख लेना, मनियारी टैंक, केलो और खारून की पहचान की गई है। ठीक है, अब कितना करोड़ किसको वितरित किया जाएगा ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मनियारी टैंक, केलो और खारूंग दीर्घकालीन सिंचाई निधि के तहत इसको रखा गया है। ठीक है, मार्कफेड में 2020-21 धान की अधिप्राप्ति के लिए 5,000 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। अब इसमें क्या याद रखेंगे, 1.5 लाख तक का मैक्सिमम कर लाभ आप ले सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम। तो इसमें देखेंगे कि 2020-21 के दौरान 33,645
स्व सहायता समूह का गठन कर 22,703 समूह को ऋण संबद्ध किए गए हैं। ठीक है, ऋण संबद्ध किए गए हैं, तो ये डेटा भी नहीं पूछा जाएगा। स्वयं स्व सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति, ये ई शक्ति क्या है बस ये याद रखेंगे। स्वयं सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए एक कार्यक्रम है ई शक्ति। ठीक है, नाबार्ड ने 15 मार्च 2015 को स्वयं सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की। बस ये 1-2 लाइन याद रखना। फिर अगला है कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठन। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 582 कृषक क्लब कार्यरत है। इसके साथ ही नाबार्ड में स्थापित प्रोड्यूस निधि के अंतर्गत 57 कृषक उत्पादक संगठन संवर्धित किए गए हैं। नाबार्ड के विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से कृषक क्लबों और कृषक उत्पादक संगठनों की क्षमता में वृद्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 582 कृषक क्लब कार्यरत हैं 31 मार्च 2020 की स्थिति में, बस ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऋण व्यवसाय। प्रदेश के 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित हैं। प्रदेश में इतना कृषि सहकारी समिति संचालित है। मैं ये कई बार पढ़ाया हूँ और मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी बताया था कि इसके अलावा भी मैं आपको एक कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दूंगा। तो इसमें क्या लिखा है, इन समितियों में 20.98 लाख कृषक सदस्य हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कृषि एवं उससे संबद्ध कार्य हेतु रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब ये ऋण जो है वो किस किस तरह का उपलब्ध है, अल्पकालीन कृषि ऋण, गौ पालन हेतु ऋण और मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी कार्य हेतु ऋण। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या फ़ायदा मिलता है ऋण में अलग अलग में। अल्पकालीन कृषि ऋण में कृषकों को अल्पकालीन कृषि प्रयोजन हेतु दिए जाने वाला ऋण ब्याज मुक्त 0% दर होता है। अगर आप अल्पकालीन कृषि ऋण लेते हैं तो जितना भी अमाउंट आप लेंगे उसमें कोई ऐसा ब्याज नहीं लगेगा, 0% इंटरेस्ट रेट रहेगा। जैसे आपने 1 लाख ऋण लिया है तो आप 1 लाख ही बटाएंगे, ना कि 1,06,000 या 1,07,000 जैसे टैक्स लगता है, रेट लगता है उस तरह से आप, ब्याज लगता है उस तरह से आप नहीं बटाएंगे, है ना। ऋण की अधिकतम सीमा का जो अमाउंट है वो है 5 लाख तथा फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात 60:40 है। इसमें क्या है, फसल ऋण में नगद एवं वस्तु, अगर आप कोई ऋण में नगद ले रहे हैं तो नगद का जो 60% मिलेगा और कोई वस्तु ले रहे हैं तो 40%, है ना। तो नगद और ये जो वस्तु का अनुपात है ये भी याद रखेंगे, 60 और 40, 60:40 और मैक्सिमम कितना है, 5 लाख रुपए। अब इसमें फ़ायदा क्या मिलता है, जितना भी हम पैसा लेते हैं वो 0% ब्याज मिलता है, कोई हमको इंटरेस्ट रेट पटाना नहीं रहता अल्पकालीन कृषि ऋण में, ये याद रखिएगा। दूसरा है गौ पालन हेतु ऋण। रुपए 2 लाख तक का ऋण 1% ब्याज दर एवं 2 लाख से 3 लाख तक के ऋण में 3% दर का ब्याज दिया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, गौ पालन ऋण जब हम लेते हैं तो 2 लाख तक अगर आप लेते हो तो 1% ही ब्याज लगता है। अब 1% ब्याज भी ना के बराबर ही होता है। जैसे आपने 2 लाख लिया तो 1 साल बाद 2,02,000 होगा, है ना। 2 लाख का 1% कितना होगा, 2,000 होगा। तो अगले साल अगर आप पटाओगे तो 2,02,000 पटाना होगा। उसी तरीके से अगर 2 लाख से ज़्यादा लोगे तो आपको 3% का ब्याज लगता है। 2 लाख से 3 लाख तक अगर आप लेते हो तो 3% का ब्याज लगता है। अगला है मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी कार्य हेतु ऋण। रुपए 1 लाख तक के ऋण के लिए यहाँ पे 1% ब्याज दर एवं रुपए 1 लाख से अधिक एवं 3 लाख तक के ऋण के लिए 3% ब्याज दर पर दिया जाता है। तो गौ पालन और मत्स्य पालन में लगभग सेम ही है और अल्पकालिक किस ऋण में है कि आपको बिल्कुल भी ब्याज नहीं लगेगा। प्रदेश में स्थापित सहकारी शक्कर कारखाने कौन कौन से, ये हम देखेंगे। और यहाँ पे जो पेराई क्षमता है वो कितना है वो सब हम देखेंगे। पहले मैं आपको इस टेबल में पढ़ाता हूँ, फिर मैप में कंपेयर करा के पढ़ा दूंगा ताकि वो अच्छे से याद रहे। यहाँ पे उत्पादन वर्ष प्रारंभ है कि कब ये जो कारखाना है उत्पादन प्रारंभ हुआ, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पेराई क्षमता TCD में है, तो पेराई क्षमता किसका कितना कितना ये हम देख लेते हैं। भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना जो कि कवर्धा ग्राम रामहेपुर जिला कबीरधाम में है, इसका पेराई क्षमता है 3500।
माँ माया शक्कर सहकारी कारखाना जो कि सूरजपुर में है, इसका जो क्षमता है वो है 2500। दंतेश्वरी में ये शक्कर कारखाना का आपको याद रखना है 1250, ये बालोद में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना जो कि कबीरधाम में है, इसका क्षमता है 2500। अब इसको मैं थोड़ा सा मैप में बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। कीर्ता सूरजपुर में माँ महामाया, क्षमता आपको याद रखना है 2500। अब कबीरधाम में दो है, एक है रामेपुर में और एक है पंडरिया में, ठीक है। तो रामेपुर में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है, इसका जो क्षमता है 3500 आपको याद रखना है। और पंडरिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका जो है वो 2500 है। और बालोद में करका भाट में है दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना, 1250 पेराई क्षमता है ना। तो जनरली जब क्वेश्चन आता है तो शक्कर कारखाना का नाम आएगा और ये जो शक्कर कारखाना है वो कहाँ पे स्थित है, ये सब आता है। इसके अलावा एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए भी कुछ प्रस्तावित है, तो कहाँ कहाँ पे है। माँ माया माया शक्कर कारखाना सूरजपुर में एथेनॉल बनाने के लिए प्रस्तावित 20 केएलपीडी एथेनॉल प्लांट हेतु एक योजना प्रस्तावित है। उसी तरह भोरमदेव शक्कर कारखाना के लिए यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 40 है, अलग अलग क्षमता का है। तो इसको भी आप मैप में कंपेयर करके पढ़ लेंगे। आपको याद रखना है शक्कर कारखानों में एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है, कहाँ कहाँ पर प्रस्तावित है। सूरजपुर, केरता में माँ महामाया में क्षमता 20 केएलपीडी, और यहाँ पे याद रखेंगे कबीरधाम में भोरमदेव में जो इथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है उसका क्षमता इससे 2 गुना है, इसका 20 था तो इसका 40 है ना। 2 जगह ही आपको याद रखना है। शक्कर कारखानों में 6 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट कहाँ पे है। माँ माया सहकारी शक्कर कारखाना अंबिकापुर, यहाँ पे 6 मेगावाट का को जनरेशन पावर प्लांट स्थापित हेतु 2 करोड़ 2 लाख अंश पूंजी स्वीकृत की गई है। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पुनर्गठन योजना 2019 के अंतर्गत प्रदेश में 725 नवीन समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कुल संख्या अब इतना हो गया है 2058 हो गई। देखिए हमने क्या पढ़ा था 1333 पढ़ा था, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुनर्गठन योजना के तहत 725 और बढ़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 2058, है ना। तो एक ही पेज में ऐसा एक लिखा हुआ था लेकिन हर जगह ये डेटा को यूज़ किया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन आया तो आप क्या याद रखेंगे 1333, है ना। सहकारी समितियों की संख्या राज्य में 1333 याद रखेंगे। अगर ऐसा होता है कि क्वेश्चन आए और ये ऑप्शन में ना रहे, ऐसा आ जाए कि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पुनर्गठन योजना 2019 के तहत कितना सहकारी समितियों की संख्या होगा, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए या नॉर्मल भी क्वेश्चन आ जाए प्रदेश में कितना है और ये ऑप्शन में ना रहे, तो आपको क्या याद रखना है 2058, ठीक है। ये चीज़ आपको याद में रखना है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे अटैच कर दिया गया है मैप के माध्यम से। सूरजपुर के केरता माँ माया शक्कर कारखाना में 40 मेगावाट क्षमता का कोप जनरेशन पावर प्लांट स्थापित करने हेतु यहाँ पे प्रस्तावित है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।